गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब आज जो आप लोगों को कुछ हम नया लेकर आए हैं, जैसे कि YouTube में अगर कॉन्सेप्ट का अगर आप वीडियो ढूंढेंगे कोई, YouTube में बहुत सारा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वीडियो को हम प्रिफ़र करें, कौन सा वीडियो देखें YouTube में। तो इस तरह से बहुत सारा वीडियो है, लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिससे कि आपको कुछ ही मिनट में 30 मिनट 1 घंटा में पूरा एक चैप्टर का कोई रिविजन्स करा दे। तो हम सोचे कि ऐसा ही कुछ वीडियो आप लोगों को लेकर आए, जिससे कि रैपिड रिविजन्स के फॉर्म में 1 घंटा में पूरा एक चैप्टर या 40 मिनट में पूरा एक चैप्टर का रिविजन्स करवा दें, जिससे कि स्टूडेंट को जिनका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो। और ये जो मेरा रिविजन्स होगा ये फुल्ली एनसीईआरटी होगा, पूरा एनसीईआरटी का रिविजन्स हम करवाएंगे। तो हम आज पहला चैप्टर जो रिविजन्स करवाना चाहते हैं, मेरा 2 वीडियो आएगा, 2 वीडियो होगा और 40 से 45 मिनट में इस पूरे चैप्टर का हम रिविजन्स करवा देंगे। और ध्यान से सुनिएगा, और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो मेरे साथ बोलिएगा, जिससे देखिएगा अब मेरे साथ अगर बोलना आप लोग सीख गए तो आप लोग देखिएगा कितना आसान हो जाएगा ये चैप्टर। एक बार कहीं खड़ा होकर पूरा चैप्टर के बारे में आप खुद से बोल सकते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस का पहला वीडियो है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डाइजेशन या एब्जॉर्प्शंस का रिविजन से, ठीक। तो पहला डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ देते हैं, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, ये सारा प्रोसेस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब मेरा रिवीजन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ ग्लैंड ही मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो अब शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जिसको GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत होता है एंटीरियर ओपनिंग माउथ से और एंड करता है पोस्टीरियर ओपनिंग एनस से। अब इस पूरे पाथवे को देखेंगे, माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे क्या होता है। तो माउथ लीड करेगा, ओपन करेगा किसमें? बकल कैविटी में। बकल कैविटी लीड करेगा किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स लीड करेगा किसमें? ईसोफेगस में। ईसोफेगस लीड करेगा किसमें? स्टमक में। स्टमक लीड करेगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन्स में। और लार्ज इंटेस्टाइन्स फाइनली ओपन पोस्टीरियरली ओपन कर जाएगा एनस के हेल्प से। तो अब शुरू करते हैं, पहला ईसोफेगस के बारे में बताएंगे, पहले फेरिंग्स के बारे में जाते हैं। तो फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, मतलब यहाँ से फूड भी जाता है, यहाँ से एयर भी जाता है, ठीक। तो आगे होता है विंड पाइप, पीछे होता है ईसोफेगस। तो विंड पाइप के सबसे एंटीरियर जो आगे वाला होता है उसको कहते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। और जहाँ पे ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के पास एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब फूड पास करेगा फेरिंग से, तो पहले है विंड पाइप, तो पहले रास्ता फूड को जाने के लिए विंड पाइप मिलेगा, तब तो ईसोफेगस मिलेगा। तो फूड का पार्टिकल्स विंड पाइप पे ना चला जाए, इसके लिए एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को, इस ग्लॉटिस को क्या करता है? क्लोज कर देता है, ताकि फूड पार्टिकल्स इस लैरिंग्स के अंदर ना जा पाए, विंड पाइप के अंदर ना जा पाए, और अगला जो इसके आगे वाला जो रास्ता है ईसोफेगस डायरेक्टली वहाँ जाए। अब शुरू करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस जो होता है ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ नेक से, और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है। याद रखना, नॉट एंटीरियरली, आगे की तरफ तो होता है विंड पाइप, पीछे की तरफ होता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक्सटेंड करेगा बेस ऑफ नेक से, पोस्टीरियरली पीछे से पास करेगा पूरा नेक तक, पूरे नेक से होते हुए पीछे से आएगा, पूरे नेक से होते हुए, पूरे थोरेक्स से होते हुए, और ओपन कर जाएगा फाइनली एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको स्टमक कहते हैं। अब आ जाएंगे स्टमक में। स्टमक जो होता है ये जे शेप का होता है,
और स्टमक जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी में भी अपर साइड्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। लोकेशन सुनिए किधर होता है, पहले एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ अपर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसमें भी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी में और डायाफ्राम के नीचे। ये एक डोम शेप का डायाफ्राम होता है, इसके लेफ्ट साइड में जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है स्टमक। और स्टमक के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस पार्ट, कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। तो इसोफेगस स्टमक के जिस पार्ट में ओपन करता है उसको कार्डियक पार्ट कहते हैं, और इसके ऊपर जो होगा कार्डियक पार्ट के जस्ट ऊपर होता है उसको फंडस पार्ट, बीच में बॉडी पार्ट, उसके बाद आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डियोडिनम पार्ट में। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। अब देखो जहाँ पे इसोफेगस स्टमक में ओपन करता है, कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक में ओपन करता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ओपन करता है कार्डियक पार्ट में, यहीं से नाम पड़ा कार्डियक स्फिंक्टर। या किसके बीच में है, गैस्ट्रो इसोफेगस, स्टमक और इसोफेगस के बीच में है, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी इसको बोलते हैं। अब पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स डियोडिनम में, तो वहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक पार्ट ओपन करता है इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी 3 पार्ट होता है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। डियोडिनम का शेप सी शेप का होता है और इसका 2 लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब, अगला असेंडिंग लिम्ब। और दोनों लिम्ब के बीच में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। दोनों के बीच में पैंक्रियाज, दोनों लिम्ब के बीच में पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। और अब डियोडिनम ओपन करेगा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जेजुनम में, और जेजुनम ओपन करेगा इससे भी ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स इसमें इलियम में, और इलियम फाइनली ओपन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन्स के पहला पार्ट सीकम में। ये इलियम है, ये सीकम है, तो अब इलियम ओपन करेगा सीकम में। तो जब इलियम सीकम में ओपन करता है वहाँ पे एक गेट होता है, एक वाल्व होता है, और ये गेट केवल एक ही डायरेक्शन में खुलता है। किस डायरेक्शन में, इलियम से सीकम के तरफ। तो इससे क्या होता है, जो इलियम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन सीकम में चला जाता है और फिशिस का फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे। और ये गेट कभी भी इस साइड में नहीं खुलता है, इलियम साइड में नहीं खुलता है, क्योंकि अगर ये गेट इलियम के साइड में खुलता तो सीकम से जो फीकल मैटर है वो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता। मतलब जो वाल्व होता है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। उसके बाद बात करेंगे सीकम के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। जो सीकम होता है ये स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लाइंड मतलब पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ, ब्लाइंड शेप होता है इसका, और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों में अभी वेस्टिजियल्स ऑर्गन होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है लिम्फोइड टिश्यू। और अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में हो जाए तो इन्फ्लामेशन कॉज करवाएगा और अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिसाइटिस, मतलब इस अपेंडिक्स को काट कर निकालना ही इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद सीकम किस में ओपन करेगा, कोलन में, और कोलन के 4 पार्ट होता है। पहले इस तरह से ऊपर वाला जाएगा, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग कोलन, उसके बाद इस तरह ट्रांसवर्सली जाएगा तो ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कोलन, फिर एक सिग्मोइड कोलन, और फाइनली सिग्मोइड कोलन ओपन करेगा रेक्टम में, और रेक्टम ओपन कर जाएगा एनस में। ये पूरा होता है पाथवे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक
जो एलिमेंट्री कैनाल का वाल होता है इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। ये मान लो ये गट ट्यूब है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब है, और ये इसका वाल है, ये इसका वाल है, और इसके वाल में टोटल 4 लेयर है। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको सीरोसा कहते हैं, और इसके अंदर जो लेयर होगा उसको मस्कुलरिस लेयर कहेंगे या मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और इसके अंदर वाला जो लेयर होगा उसको सब म्यूकोसा कहेंगे, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। अब बात करेंगे सीरोसा का। तो सीरोसा जो होता है ये बना होता है मेसोथीलियम से। मेसोथीलियम क्या होता है? ये कुछ और नहीं, ये पेरिटोनियम ही है जो सबसे बाहर की तरफ गटवाल पे आके चारों तरफ से घेर लिया है। पेरिटोनियम क्या है? विसरल ऑर्गेन का इपिथीलियम है। क्लियर? लेकिन ये जो पेरिटोनियम है ये इसोफेगस के पास नहीं जा पाता है, इसोफेगस के चारों तरफ नहीं जा पाता है। तो यानी सीरोसा इसोफेगस में एब्सेंट होता है। जब ये पेरिटोनियम इसोफेगस में नहीं जा पाता है, यानी सीरोसा जब इसोफेगस में नहीं होता है, तो सीरोसा की जगह यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। यानी इसोफेगस में सीरोसा एब्सेंट होता है, सीरोसा के जगह पे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके बाद सीरोसा के जस्ट अंदर वाला लेयर का नाम है मस्कुलरिस लेयर, और मस्कुलरिस लेयर में बना होता है स्मूथ मसल का, और 2 टाइप का स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है इस मस्कुलरिस लेयर में, एक सर्कुलर स्मूथ मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। अब ये सर्कुलर स्मूथ मसल बाहर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल बाहर होगा, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन्स होता है। तो इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। पता है जो पुराना सामान हो जाता है, जो पुराना चीज़ होता है उसको OLX पे बेच देते हैं, कहा जाता है OLX पे बेच दे। तो OL आउटर इज द लॉन्गिट्यूडनल, यानी बाहर होगा लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, तो अंदर होगा सर्कुलर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल भी हो गया, मस्कुलरिस लेयर भी हो गया। अब मस्कुलरिस लेयर के अंदर होता है सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें नर्व प्रेजेंट होंगे, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, और ग्लैंड भी प्रेजेंट हो सकता है। और सबम्यूकोसा में कहाँ कहाँ ग्लैंड होता है? तो एक डियोडिनम में ग्लैंड होता है जिसको सबम्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, और ये सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है डियोडिनम के पार्ट में, और इसोफेगस के सबम्यूकोसा में भी ग्लैंड प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? उसके बाद सबम्यूकोसा के बाद क्या आएगा? सबसे अंदर वाला लेयर जिसको कहते हैं म्यूकोसा, और म्यूकोसा बना होता है इपिथीलियम का। अब बात करेंगे इसोफेगस का जो इपिथीलियम होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज इपिथीलियम का बना होता है। इसका स्टमक से लेकर कोलोन तक जो इपिथीलियम होता है ये इंटेस्टाइनल कॉलुमनर इपिथीलियम का बना होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल, और रेक्टम का फिर पहला वाला आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम। ठीक, एनस भी उसी का बना होता है। क्लियर हो गया ये पूरा। अब देखिए म्यूकोसा की बात कर रहे थे, तो म्यूकोसा में स्टमक का जो म्यूकोसा होता है ये इरेगुलर फोल्ड का फॉर्मेशन करता है। स्टमक का म्यूकोसा इरेगुलर फोल्ड का फॉर्मेशन करता है, और इस इरेगुलर फोल्ड को रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। और स्टमक के म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो म्यूकोसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का म्यूकोसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं विलाई। और विलाई में भी बहुत सारा प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। और विलाई और माइक्रोविलाई जो होता है ये इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, क्योंकि यहीं पे फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो, इसीलिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। अब दो विलाई के बीच में एक क्रिप्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहुन्स। और ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहुन्स सब म्यूकोसल ग्लैंड और गॉबलेट सेल ये मिलकर एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, और इसको सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं।
तो ये था पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखो इस एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में दो टाइप का नर्व फ्लेक्सस पाया जाता है। एक नर्व फ्लेक्सस जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल के बीच में पाया जाता है। मसल स्मूथ मसल के बीच में पाया जाता है, इसलिए इससे कहा जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बेच प्लेक्सस कहते हैं। और एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है सबम्यूकोसा में, और उसको कहते हैं सबम्यूकोसल प्लेक्सस या मीजनर प्लेक्सस कहते हैं। और स्टमक में एक और स्मूथ मसल पाया जाता है, ठीक है। दो स्मूथ मसल तो था, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल पूरे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में था, लेकिन स्टमक में एक और एडिशनल स्मूथ मसल पाया जाता है, और वो एडिशनल स्मूथ मसल का नाम है ऑब्लिक मसल लेयर। और ये ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होता है सर्कुलर मसल लेयर के जस्ट अंदर, यानी सर्कुलर मसल लेयर और सबम्यूकोसा के बीच में। दिस इज द पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डिस्कशन हो गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना था। तो अब कौन कौन सा ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल में है या एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है? तो पहला जो मिलेगा बकल कैविटी के बाहर स्लाइवरी ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरा स्टमक के म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तीसरा एलिमेंट्री कैनाल के बाहर लीवर जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। चौथा फिर एलिमेंट्री कैनाल के बाहर पैंक्रियाज जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और पांचवा यही क्रिप्ट ऑफ लिवर कून्स, गॉबलेट सेल, सबम्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सारे मिलकर सक्कस एंट्रिकस का फॉर्मेशन करेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। यानी टोटल 5 टाइप्स का स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कैनाल से या एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। तो ये है, अब शुरू करेंगे पहला ग्लैंड, डेट इज स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है और अपना सिक्रीशंस बकल कैविटी में रिलीज करता है। ह्यूमंस में 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। पहला पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, एक इधर 1 पेयर पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। लोअर जॉ के इस एंगल, ये अपर जॉ लोअर जॉ के एंगल जो होता है यही एंगल पे लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। मैंडिबुलर बोन के नीचे सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, मैंडिबुलर बोन के नीचे इसलिए नाम इसका सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, एक इधर। उसके बाद तीसरा पेयर होता है टंग के नीचे सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर कौन कौन सा? पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड मिलकर स्लाइवा सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा कौन सा आ गया? स्लाइवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है स्टमक के म्यूकोसा में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली पूरा सारे सेल का नाम नहीं बताएंगे, जो एनसीईआरटी में दिया वही बताएंगे। मेनली 3 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं स्टमक के म्यूकोसा में। पहला म्यूकस नेक कैनाल सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल। पहला म्यूकस नेक कैनाल सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस, क्या करता है? म्यूकस। और ये म्यूकस जो होता है स्टमक पे प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, एसिड होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है और एसिड स्टमक पे अल्सर कॉज कर सकता है। तो म्यूकस इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मोटा सा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है और स्टमक का म्यूकोसा जो होता है एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और स्टमक का प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है चीफ सेल। चीफ सेल को
चीफ सेल जो होता है इसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं, इसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं, और ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। 3 एंजाइम सिक्रेट करता है ये, पेप्सिनोजेंस, प्रोरेनिन इन्फेंट में सिक्रेट करता है, और स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करता है। और तीसरा सेल होता है उसको कहते हैं पैराइटल सेल, या इसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, और ये पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करता है HCl, और इस HCl के कारण ही स्टमक का pH 1.8 रहता है, हाईली एसिडिक मीडियम रहता है, जो चाहिए हम लोगों को प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। और ये पैराइटल सेल एक और चीज़ सिक्रेट करता है जिसको कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, और ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हम लोगों को चाहिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस के लिए। तो ये था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद क्या आएंगे, तीसरा क्या है, लीवर। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, जिसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है। और लीवर का लोकेशन क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइड में, और बिलो दी डायफ्राम। लोकेशन क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइड में, एंड बिलो दी डायफ्राम। ये लोकेशन होता है लीवर का। और लीवर का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है उसको हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं, और हेपेटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ एक कनेक्टिव शीथ पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल्स। और हेपेटिक लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है हिपेटोसाइड सेल या हिपेटिक सेल, और इसी हिपेटोसाइड्स या हिपेटिक सेल में बाइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बाइल का फॉर्मेशन होगा लीवर के अंदर, और बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो कैसे बाइल का लीवर से गॉल ब्लैडर में जाएगा, तो दोनों लोब होगा, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। तो राइट लोब से निकलेगा राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से निकलेगा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और दोनों मिलकर फॉर्मेशन करेगा कॉमन हिपेटिक डक्ट का। कॉमन हिपेटिक डक्ट इसे आ रहा है, और इधर से ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इधर से सिस्टिक डक्ट, इधर से कॉमन हिपेटिक डक्ट, दोनों मिल जाता है और फॉर्मेशन करता है कॉमन बाइल डक्ट का। तो ऐसे आया बाइल और जाके स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। बाइल का कॉन्सेंट्रेशन हुआ गॉल ब्लैडर में, और जब कभी भी बाइल का ज़रूरत पड़ेगा इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अब कॉन्सेंट्रेट बाइल आएगा सिस्टिक डक्ट से होते हुए आएगा किसमें, कॉमन बाइल डक्ट में। इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट मिलके फॉर्मेशन करेगा हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जाके डियोडिनम में ओपन कर जाएगा एक स्फिंक्टर के हेल्प से, जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो ये था लीवर के बारे में। तीसरा क्या होता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड होता है, मतलब इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। कुल पैंक्रियाटिक टिश्यू का 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, केवल 1% ही जो होता है ये एंडोक्राइन पार्ट होता है। और ये जो 1% एंडोक्राइन पार्ट है इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में मेनली 2 टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अल्फा सेल इंसुलिन सिक्रेट किया कि बीटा सेल सिक्रेट किया। तो कैसे याद करेंगे, पहले अल्फा आता है फिर बीटा आता है, और ABCD में पहले G आता है फिर I आता है। तो पहले अल्फा आया तो पहले G आएगा, फिर बीटा आया तो I आएगा। मतलब अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करेगा, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करेगा। तो ये था पैंक्रियाज के बारे में। दूसरा सक्कस एंट्रिकस, जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कून्स होता है, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, और जो गॉबलेट ग्लैंड्स होता है, ये सारे मिलकर सक्कस एंट्रिकस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यही सब मिलके सिक्रीशन करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का, जो फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये पूरा था
ओवरव्यू पहला पार्ट ऑफ इस चैप्टर का पहला पार्ट का। दूसरा पार्ट कैसे डाइजेशन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शंस होगा और क्या क्या डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हो सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अगर आपका ये रिविजन्स वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और अगर आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।